नमस्कार, मैं सुमित यादव। दिल्ली की संसद में राज्यसभा में रामजी लाल सुमन का एक बयान, जिसमें उन्होंने औरंगजेब और राणा सांगा और बाबर की तुलना करते हुए इतिहास की कुछ बातें बताई। उसके बाद से इस देश के सारे मुद्दे और सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है कि राणा सांगा का अपमान रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कर दिया और इसके अलावा कोई चर्चा पूरे देश में है नहीं। करनी सेना के लोग राणा सांगा की जयंती पर आगरा गए थे एक बार फिर से रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने के लिए। उसके बाद से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता, कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरुणेश यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुरू कहानी हुई राज्यसभा से। उससे पहले औरंगजेब पर बात हो रही थी, तो उसके जवाब में रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का जिक्र कर दिया। अब ये कहाँ से बात जातिगत हो गई है। कई जगह यादव सेना वर्सेस करनी सेना चल रहा है, या करनी सेना के लोग आगरा भी चले गए। कब थमेगा ये सारा मामला? देखो, इसे जातिगत बीजेपी ने बनवाया है। मुद्दा सीधा साधा था राज्यसभा में। अगर मान लीजिए औरंगजेब या किसी को लेके बात चल रही है तो सबने अपने अपने पक्ष रखे। बीजेपी के नेताओं ने अपने पक्ष रखे और विपक्ष के नेताओं ने अपने पक्ष रखे। अब चूंकि रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं, तो जो मनवादी विचारधारा के लोग थे उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक दलित समाज का व्यक्ति संसद में कैसे पहुंच गया और संसद में पहुंचकर हमारे ऊपर जो हमने जो पहले पुरानी कारस्तानियां की उन पे सवाल कैसे कर रहा है। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं था कि राणा सांगा वीर पुरुष थे। भाई, राजा थे तो वीर थे ही थे। लेकिन जो इतिहास में चीजें लिखी हैं, सत्ता बचाने के लिए आदमी समझौते करता है। महाराणा प्रताप ने भी समझौते किए, बाबर ने भी समझौते किए, हुमायूं ने भी किए, सबने किए। तो उन्हीं चीजों को रामजी लाल सुमन साहब ने बता दिया कि भाई बाबर को दिल्ली बुलाया था, जो दिल्ली के उस समय जो शासक थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। और फिर बाद में बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई। उसमें कुछ गलत तो था नहीं। अगर मान लीजिए कुछ गलत था तो कोर्ट है, अदालतें हैं, इतिहासकार हैं, कई जगह सवाल जवाब हो सकते थे। लेकिन अब करनी सेना क्या कर रही है? उनके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच गई। कोई ये कह रहा है जी उनकी हम जीभ काट लेंगे, कोई पैर काट रहा है, कोई आंख फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भैया, देश संविधान से चलेगा, कैसे चलेगा? और दूसरी, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? क्यों उन्होंने अपने इन लोगों को इतनी छूट दे रखी है? और जाति विशेष के लोग जिस तरीके से ये दंगा फैला रहे हैं, जिस तरीके से तलवारें लहरा रहे हैं, बंदूकें लहराए, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या कानून है? अगर मान लीजिए ये मुख्यमंत्री की जाति के ना होकर किसी और जाति धर्म के होते तो क्या मुख्यमंत्री इनके घर पे अभी तक बुलडोजर न चलवाते? क्या मामला शांत रहता? और दूसरी बात, जो खुल्लम खुल्ला ये लोग रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी दे रहे, और दलितों और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता आज के समय अखिलेश यादव जी, उनको जो जान से मारने की धमकी दी गई, उनके खिलाफ जो गाली गलौज लखनऊ में भी किया गया और आगरा में भी किया गया, तो उस पे अब तक कोई पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शासन प्रशासन के मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हमारा सवाल तो ये। इतना बवाल जब मचा हुआ तो एक बार 2 अक्षर का शब्द है, क्षमा, माफी मांगिए, बात खत्म कीजिए, सारा झंझट खत्म। गलत करे तो माफी मांगे। कोई माफी वीर सावरकर मान रखा है क्या? भाई, सावरकर थे, वो गलती पे माफी मांगते थे, या नई गलती करी हो तब भी माफी मांगते थे, क्योंकि उन्हें जान का डर था। रामजी लाल सुमन ने क्या गलत बोला है? गद्दार उन्होंने कहा। उसी पे पूरा बवाल है, उसी पे पूरा विवाद है। अगर देखिए, रामजी लाल सुमन ने तो एक बात कही है कि अगर उनकी कही बात से कोई असहमत है तो कोर्ट में जाए, न्यायपालिका में जाए, न्यायपालिका से जो उनको सजा मिलेगी वो सजा उन्हें मंजूर है। अब ऐसे तो जो बीजेपी के नेता हैं वो तमाम महात्मा गांधी के लिए क्या बोलते हैं? भगवान राम को नहीं छोड़ा बीजेपी के नेताओं ने, संजय निषाद हो गए, चाहे कभी भगवान कृष्ण के लिए मुरारी बापू ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। तमाम और नेता, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और तमाम जो लोग हैं उन पे छीटा कसी और अभद्र टिप्पणियां करते हैं कि नहीं करते हैं? और हम लोग तो कभी नहीं कहते आप माफी मांगिए। क्या किसी की माफी मांगने से या अभद्र टिप्पणियां करने से देश का संविधान इतना कमजोर है कि खत्म हो जाएगी, या देश की व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी? इस बीच ये हुआ कि बनारस में एक लड़की का 27 दिन तक 27 लोगों ने कई दिन तक उसका रेप किया। लेकिन राणा सांगा और औरंगजेब और बाबर और इन सब में विपक्ष के नेता और सत्ता
में जो सत्ता के लोग हैं वो दोनों इतना व्यस्त हैं कि उस बनारस की लड़की किसी को चिंता ही नहीं। मुद्दे भटकाए जा रहे हैं ना। बीजेपी ने भी तो नहीं उठाई इस पर आवाज। नहीं, विपक्ष के नेता सवाल करते हैं लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। विपक्ष के नेताओं ने सवाल किए होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि बीएचयू के एक बच्चे की भी जिक्र चला था, उसको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल रहा था। हालांकि जब खंगवाला गया तो पता चला वो पहले बीजेपी का भक्त था। और अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद हार गए थे 2017 में चुनाव, तो खूब भगवा लहरा के घूम रहा था। और अब जब उसे एडमिशन नहीं मिला तो अखिलेश जी ने उसके लिए ट्वीट भी किया। अब उसे एडमिशन मिल गया। अखिलेश जी की मानता देखिए, उदारता देखिए, और दलित समाज का था वो। तो अब ये इसमें बात ये है कि कौन सी चीजें मीडिया पे आ रही हैं और कौन सी चीजें मीडिया पर नहीं आ रही हैं। सोशल मीडिया पे तो सब चीजें दिखेंगी कि बनारस की बेटी के साथ जो दुराचार हुआ है उस पे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। लेकिन वो चीजें अगर मीडिया में रिफ्लेक्ट होंगी तो उसकी रीच निश्चित तौर पे ज्यादा होगी। देखिए फर्क तो है, मीडिया में क्या है कि जो मीडिया के चैनल्स हैं वो घर घर तक उनकी रीच है। सोशल मीडिया अभी भी 100% लोग नहीं चलाते हैं। बहुत से मुद्दे सोशल मीडिया के छूट जाते हैं। और दूसरी बात जो मेन जो हमारा मकसद है कि रामजी लाल सुमन के लिए या अखिलेश यादव के लिए करणी सेना जैसे लोग ऐसी जो बात है, कायराना बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग दलित और पिछड़े समाज से आते हैं। यही सवाल तो लोग उठा रहे हैं कि आप जो है जातिगत राजनीति करने के लिए नहीं तो जो योगी ये बताइए, को पोलराइज करने के सुमित लिए जी एक बात बताइए कि करणी सेना ने जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया, मेरी सीधी सी बात का सीधा जवाब देना आप, अगर आप दे सकते हैं, क्योंकि हम आपकी मजबूरी समझते हैं कि अगर मान लीजिए यादव सेना, जाटव सेना, ठीक है, या कोई मुस्लिम सेना इस तरह का कोई प्रदर्शन कर देती उनके किसी महापुरुष के अपमान पे, तो क्या योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो इन लोगों पे कार्रवाई करती या उन्हें छोड़ देती? नहीं, कार्रवाई तो पुलिस ने की है, वो बता रहे हैं। लेकिन करणी सेना ने जिस तरह की कई लोगों पे एफआईआर हुई की है, जिस तरह की हरकतें की हैं, जिस तरीके से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, कई लोगों पे गुना में देखिए वहाँ दंगे हुए हैं तो मुस्लिम समाज के लोगों को पकड़ लिया है पुलिस ने। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए अभी गुना में, 2 दिन पहले की बात है। क्योंकि वहाँ मुस्लिम समाज उसमें शामिल था तो उस मुस्लिम समाज के लोगों को चिन्हित करके पकड़ लिया गया। योगी जी संभल में जो घटना हुई, संभल की घटना आपने देखी है ना? क्या हुआ था संभल में? मुस्लिम समाज के लोगों को पकड़कर 1-2 की हत्या भी की गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। इसके अलावा बहराइच में घटना हुई तो वहां भी आपने देखा होगा पुलिसिया कार्रवाई हुई। और जो औरंगजेब की जो कब्र खोदी गई थी तो वहां भी देखा होगा आपने कि जिन लोगों ने दंगे किए थे तो उन पे पुलिसिया कार्रवाई हुई। आखिर करणी सेना में ऐसा कौन सा उनके पास अस्त्र है कि वहां पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही, लाठी नहीं भांज पा रही, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला पा रही? पुलिस ने एफआईआर करी। जब कार्रवाई की बात हो रही है, एफआईआर तो एक वो क्या है, कागज पे लिख दी। 12 अप्रैल को जब सभी लोगों को आगरा जाना था, क्या आगरा के अंदर घुसने नहीं दिया, पूरी पुलिस फोर्स योगी जी ने तैनात वहां कर रखी थी। ये बताया जाए वो लोग इतनी संख्या में इकट्ठे होके तलवार और बंदूक लहरा रहे थे तो क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? क्या उनके घरों पे बुलडोजर चले? क्या उनकी तोड़ाई की गई पुलिस द्वारा? कह रहे थे कि पुलिस ये कह रहे थे ना कि हम 12,000 नए डंडे ले आए और बंदूकें ले आए और ये ले आए और वो ले आए। काहे के लिए थे वो? कहाँ गए? घुसने नहीं दिया आगरा में। बहुत बहादुरी का काम किया, घुसने तो नहीं दिया, लेकिन वो आगरा के बाहर तो उपद्रव कर रहे थे, वहां तो माहौल खराब कर रहे थे। और निश्चित तौर पे आपका सवाल बिल्कुल सही है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप कह रहे हैं कि जाति के हिसाब से काम चल रहा है, तो बिल्कुल जाति के हिसाब से चल रहा है। अगर कोई पिछड़ी समाज की सेना हो, कोई दलित समाज के 10 व्यक्ति इकट्ठे होकर कोई बात करने लग जाएं तो योगी जी का डंडा चल जाता है। और जब क्षत्रिय समाज की बात आती है, उनके अपने समाज की बात आती है, ब्रजभूषण शरण सिंह था है, उसको योगी जी आखिरी तक बचाते हुए नजर आए। इसके अलावा धनंजय सिंह को बचाया, राजा भैया का आप देख लो, सारे केसों से बरी कर दिया। और तमाम जहाँ पे बाहुबली लोग योगी जी की जाति के आ जाते हैं तो योगी जी पता नहीं क्यों शांत हो जाते हैं। सिर्फ उनकी जाति के? और क्या, आप देखो ना, अगर कोई यादव क्रिमिनल है, कोई मुस्लिम क्रिमिनल है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर कोई ठाकुर क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ब्राह्मण पे भी हमला करनी सेना वालों ने किया। हाँ,
मैं ठाकुरों की बात कर रहा हूँ। योगी जी का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो ठाकुरों के प्रति है। अब वो ब्राह्मण पे हमला क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्राह्मण सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। वो ब्राह्मण करनी सेना से सवाल कर रहा है। वो ब्राह्मण लगातार 7-8 साल से बीजेपी की धोती खोल रहा है। वो ब्राह्मण अभी रिसेंटली अखिलेश यादव जी के सानिध्य में सपा ज्वाइन किया है। तो वो करनी सेना वालों को खटक रहा है। अगर वही ब्राह्मण हिंदू मुस्लिम के नारे लगाता, हिंदू मुस्लिम बीजेपी का भगवा झंडा लहराता, तो वो करनी सेना का प्यारा हो जाता। अखिलेश यादव जी का आपने भाषण में एक बात ध्यान नहीं दिया आपने। अखिलेश जी ने क्या कहा? ये करनी सेना नहीं है, ये नकली सेना है। और इन लोगों के आप पहचान पत्र देखोगे, इन लोगों की शक्लें मिलाओगे तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये योगी जी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब क्षत्रिय समाज ने भाजपा का विरोध किया तो 2024 में बहुत बुरा हाल भाजपा का उत्तर प्रदेश में हुआ, बाहर चली गई। लेकिन इस बार फिर विरोध कर रहे हैं, 27 में बहुत बुरा हाल हो जाएगा आप लोगों का। गलत फहमी है। ठाकुर उत्तर प्रदेश में कितने % है? आप हमें ये बता दो। क्या % ठाकुर है? तो ठाकुरों ने नहीं हराया। ठाकुर 3.5% है। भाजपा को ठाकुरों ने हराया। और दलित पिछड़े इस प्रदेश में कितने हैं? 65% से ज्यादा सिर्फ दलित पिछड़े हैं। माइनॉरिटी भी मिला दो तो 85% हो जाएंगे। 3.5% वो ठाकुर हैं और वो वोट वहीं देते हैं बीजेपी को। अगर मान लीजिए बीजेपी को ठाकुर ना वोट देते तो गाजियाबाद में जो कहते हैं 84 गांव है ठाकुरों के, तो गाजियाबाद से बीजेपी का प्रत्याशी कैसे जीतता? ये सब लोग बेवकूफ बनाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का लड़का क्यों जीत गया? जहां जहां पे बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट थे या ठाकुरों के और ब्राह्मणों के वोट ज्यादा थे, वहां बीजेपी क्यों जीत गई? बड़े शहरों में बीजेपी क्यों जीत रही है? तो ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए आपको? किसे? आप लोगों को। हमें तो सबके वोट चाहिए। जो संविधान की बात करेगा हमें उसका वोट चाहिए। बात और जो क्षत्रिय समाज नहीं कह रहा है कि हमारे महापुरुष का अपमान हुआ, आप देखिए आप ऐसा है, सीधी बात है, मैं तो सीधी सी बात ये कहता हूँ, अपमान हुआ है तो अदालत में जाओ। आप डेली रोज के रोज आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हो। बाबा साहब तो सबके हैं। संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? जो व्यक्ति संविधान को मानता है वो बाबा साहब को मानेगा। और बाबा साहब की प्रतिमा का जब खंडन किया जाता है, जब उनको अपमानित किया जाता है, उनके लिए बुरी भरी बातें कही जाती हैं, जब संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, तो प्रतियां जलाने वाले कौन लोग होते हैं? ये वही मनवादी विचारधारा के लोग होते हैं। मनवाद को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? ब्राह्मणवाद को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? आरएसएस के टॉप मोस्ट पद पे कौन लोग बैठे हुए हैं? ये तो आप आंकड़े देख लो। आरएसएस खुद को हिंदूवादी संगठन कहता है, लेकिन इनके टॉप मोस्ट जो पद हैं, जो ऊपर के जो पद हैं, उन पे कौन लोग बैठे हुए हैं? सब वही लोग। मामले को शांत करने के बजाय और आप इसको बढ़ा रहे हैं। ये 12 अप्रैल को करनी सेना के लोग गए थे। आपने जवाब देने के लिए 19 अप्रैल को अखिलेश जी जा रहे हैं कि हम भी जवाब देंगे। आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या अपनी बात रखना, बात को आगे बढ़ाना है या हिंसा को भड़कावा देना है? हमारी तरफ से आप बताइए, किसी भी एक नेता ने, किसी भी कार्यकर्ता ने करनी सेना के प्रतिरोध में, नारायणी सेना हो, यादव सेना हो, कहीं तलवार लहराई हो, कहीं भड़काऊ भाषण दे? वो तो आगरा में पहुंच के अपना रैली करेंगे। कोई डरने वालों में से थोड़ा ही है। जो समाजवादी विचारधारा का है या यादव जाति का व्यक्ति है, वो डरने वालों में से थोड़ा ही है। कोई हम लोग ऐसे थोड़ा ही है जो मुगलों से रोटी बेटी का संबंध करेंगे। हालांकि मेरा इंटेंशन किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब भी सत्ता हस्तांतरण हुआ है, मुगल देश में आए तो सबसे पहले उनके सामने घुटने किसने टेके? जब अंग्रेज भारत में आए तो हिंदू और मुसलमानों में वो कौन लोग थे जो अंग्रेजों के साथ समझौते करे? भाई दलित पिछड़े आप दिखा दो उसमें कितने हैं, और खास तौर से यादव दिखा दो कितने हैं, और बाकी जो ऊंची जातियां हैं जो मनवाद को मानने वाली है वो मैं गिना दूंगा, बैठ के गिना दूंगा। अगर गिनती 1000 से कम निकल जाए तो मुझसे कहना। कभी देश में जाति धर्म की लड़ाई नहीं हुई। आप पहली बात तो ये समझिए कि राणा सांगा की जो 4 रानियां थी वो मुसलमान थी, और अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था, वो हिंदू था। औरंगजेब की जो दादी थी वो हिंदू थी।
छत्रपति शिवाजी के जो अंगरक्षक थे वो मुसलमान थे, महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो शेर खान मुसलमान थे, और ऐसे तमाम चीजें हैं। जब उसमें विस्तृत रूप से जाएंगे, अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें ज्यादातर हिंदू थे, 9 में से 9 रत्न थे, 9 में से 6 शायद हिंदू ही थे। तो कभी ऐसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं हुई हमारे देश में। हमारे देश में हमेशा लड़ाई हुई है सत्ता की, और खास तौर से अगर हम बात करें इस मध्यकालीन भारत की, जब से महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी आया उसके बाद से अगर बात की जाए तो हमेशा हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं था सिर्फ सत्ता कैसे रहे, और उसी सत्ता के लिए षड्यंत्र रचे रहे। सगे भाइयों ने सगे भाइयों को मरवाया, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मरवाया, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया, क्यों? सत्ता के लिए। ऐसे कई हिंदू राजा थे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को मरवाया। पृथ्वीराज चौहान का जयचंद के साथ जो क्लैश था, भाई पहली बार मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी का जयचंद ने साथ दे दिया तो पृथ्वीराज जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया तो मोहम्मद गौरी हार गए। फिर पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बेटी के साथ जबरन शादी कर ली या जो प्रेम विवाह कर लिया, जो भी रहा, उसके बाद जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ ना दे के वो अलग हो गया, तो वो मोहम्मद गौरी जीत गया। तो ये तो शुरू से रहा है, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का कोई द्वंद्व रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो मध्यकालीन भारत था उसमें हिंसा होती रही है, भाई भाई को मारता रहा है, और ये हिंदू मुस्लिम का एंगल सिर्फ बीजेपी आरएसएस के लोग मुद्दों से भटकाने के लिए और जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल कि कब खत्म होगा इसे? जब बीजेपी चाहेगी। बीजेपी करवा रही है, और क्या? मुद्दे वही ढूंढ के लाती है, कभी बाबर को उठा लाएगी, कभी हुमायूं को, अकबर को, औरंगजेब को, अब राणा सांगा को उठा लाई। तो बीजेपी कभी छत्रपति शिवाजी को उठा लाती है, कभी संभाजी महाराज को उठा लाती है, उन्हीं की सह में हो रहा है। कभी कश्मीर फाइल आ जाती है, कभी केरल फाइल आ जाती है, कभी साबरमती फाइल आ जाती है, कभी छावा आ जाती है। इस तरह के काम बीजेपी द्वारा ही करवाए जा रहे, क्योंकि ये जनता की बात तो नहीं कर पा रहे। फिल्म इंडस्ट्री पे भी बीजेपी कंट्रोल, सब जगह है, हाँ, सब जगह कंट्रोल। जब सत्ता में है तो सब जगह वही है। फिल्म इंडस्ट्री क्या हो गया, मीडिया क्या हो गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सब जगह उन्हीं का एक छत्र साम्राज्य चल रहा है। और जब तक देश में संविधान है तब तक हम आप जैसे लोग विरोध कर सकते हैं। संविधान खत्म हो जाएगा तो विरोध भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए संविधान को समझना, पढ़ना जो हमारी युवा पीढ़ी है, खास तौर से जो दलित पिछड़े हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। संविधान को पढ़िए, समझिए, अपने मौलिक अधिकारों को जानिए और सवाल कीजिए सरकार से। सवाल से डरना नहीं है। अगर आप सवाल से डरेंगे तो ये मनवादी जो ताकतें हैं वो इसी तरीके से आपको परेशान करेंगे। अब चाहे रामजी लाल सुमन हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कल को आपका भी नंबर आएगा। बचेगा कोई नहीं इन मनवादियों से। ठीक, बहुत शुक्रिया। हम लोग बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अनिश यादव से। राज्यसभा से ये मामला शुरू हुआ, आगरा तक पहुंचा है। आगरा में हजारों की तादाद में करणी सेना के कार्यकर्ता, जिसको अखिलेश जी नकली सेना कह रहे हैं या भाजपा की सेना कह रहे हैं कि उसमें करणी सेना के लोग नहीं हैं, वो तलवार लहराते हुए हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंचे थे। इतनी सारी तस्वीरें हैं। उसके बाद सवाल ये उठते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इतने सारे लोग आगरा तक पहुंच कैसे गए। जब आप राहुल जी को संभल जाना होता है तो नोएडा, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो हाथरस नहीं पहुंच पाते हैं, लखीमपुर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इतने सारे लोग आगरा कैसे पहुंच जाते हैं? आपको जानकारी पहले से थी, काफ़ी दिन पहले से अल्टीमेटम दिया था 12 अप्रैल को वहां जाने का, तो वो पहले ही क्यों नहीं रोक लिए गए? ये कई सारे सवाल हैं। अब अखिलेश जी 19 तारीख को जाएंगे, क्या वो पहुँच जाएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई जो लोग वीडियो जारी करके ये कह रहे हैं कि हम लोग अखिलेश जी को गोली मार देंगे या जीप काटने की धमकी दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तमाम सवाल हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।